अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बहुत सारी बातें इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और कल का एक बहुत सिंटिलेटिंग इंटरव्यू उस्मान डार साहब का, वो भी ज़बान ज़द-ए-आम है। उस अहवाल पर वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जिसको कहा जा रहा है वो कहाँ हुआ, क्यों हुआ। उस्मान डार साहब ने उस इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से लापता थे और वो कुछ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, या जिसको आसान अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में कहें तो अपने गिरबान में झांक कर देख रहे थे। और गिरबान में झांक कर देख कर उनको जो चीज़ें सामने आई वो उन्होंने उस इंटरव्यू में इंकशाफात किए। अब नाजरीन, एक शख्स जो कि ज़ेरे हिरासत हुआ और फिर उसके हवाले से कहा गया बाकायदा तौर पर कि वो अंडर कस्टडी था, वो वापस आया है। उसके इस बयान की लीगली स्पीकिंग क्या अहमियत है ये तो आज हम जानेंगे, क्योंकि लीगल एक्सपर्टीज़ भी हमारे साथ आज ऑन बोर्ड है। लेकिन सियासी अहमियत बहरहाल बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ख़बरें ये आ रही हैं कि इस तरह के और भी कुछ लोग हैं, कुछ अफराद हैं जो कि ऐसे इंकशाफात करने वाले हैं। क्या वो इंकशाफात अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं? क्या ये इंकशाफात उनसे कहकर करवाए जा रहे हैं? ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है और आज हम ज़रूर उठाएंगे। उस्मान डार साहब साथ साथ ये भी कहते हुए नज़र आए अपने इस इंटरव्यू में कि 9 मई का जो वाक़या था, जो कि हर किसी भी समझदार पाकिस्तानी के लिए कंडेमनेबल है और उसको हर तरह से भी उसकी मजम्मत की गई है, तमाम इतराफ़ से की गई है। लेट्स नॉट हैव टू वेज अबाउट इट। बट उस्मान डार साहब ने 9 मई के हवाले से कहा कि जो कुछ हो रहा था, क्योंकि PTI के लोग, बहुतों की स्टेटमेंट्स हैं, वीडियो पैगामात हैं, जब वो कह रहे थे कि लोग निकलें और बाकायदा बताया गया था कि मकामात पर पहुँचे। मुराद सईद साहब की भी एक ऑडियो है जिसमें वो मुबैना तौर पर कहते हुए पाए गए हैं कि जो जो आपको मुकामात बताए गए हैं वहाँ पर पहुँचे। उस्मान डार साहब ने नाजरीन 9 मई अपने इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 9 मई से ही उनका माइंड जो है वो चेंज हो गया था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीटें की हैं, जो ट्वीट्स की हैं 9 मई ऑनवर्ड्स, काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है उन ट्वीट्स की। और यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मेरा ये पैगाम PTI के हर वर्कर के लिए है, आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है, अपने खुददार निडर और बहादुर लीडर के दिफा में जो जहाँ है निकल आए। और ये 9 मई की एग्जैक्ट ट्वीट है, निकलो खान की ज़िंदगी बचाओ, ये उन्होंने हैशटैग लगाया है साथ। अगली ट्वीट एक और है, पुलिस ने मेरे घर और सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान तोड़ फोड़ से जो हशर किया है उस पर कहने को अल्फाज नहीं मिल रहे, ऐसी दरिंदगी और वहशत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये एक और ट्वीट है उनका, तवील ट्वीट है, उस पर उन्होंने अपने जो साथ हुआ है घर और सेक्रेटेरिएट में उसके हवाले से मजम्मत की है। एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्वीट है, शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट की तरह, विच सेज कि जी आखिरी सांस तक सिर्फ इमरान खान। और ये 17 मई 2023 का ट्वीट है। रियासत अपनी पूरी कुव्वत से निहत्ते और बेगुनाह लोगों पर टूट पड़ी है। मेरे घर पर हमले और वालदा से बदतहजीबी के अफसोसनाक वाक़े के बाद मेरे भाई आमिर डार को 3 MPO के तहत 12 रोज़ की कैद के बाद अदालती अहकामात पर नज़रबंदी से रिहा हुए तो दूसरे केस में जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की है, मीडिया पर इमरान खान का नाम लेना बंद है, तहरीक इंसाफ को लोगों को बुलाना बंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 24 घंटे प्रोपेगेंडा करना, ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया के हवाले से की है। ये भी एक तवील ट्वीट है। इसी तरह से एक और ट्वीट उन्होंने की है, साइफर एक हकीकत था और हमेशा रहेगा। यहाँ पर वो साइफर को डिफेंड कर रहे हैं, जिसको झुटलाने के लिए किसी शख्स को अगवा, तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए से लिए गए एतराफ़ी बयान, मज़े की बात है वो एतराफ़ी बयान के ऊपर इसमें उसकी एतराफ़ी बयानात के ऊपर वो अपनी ये तनकीद कर रहे हैं। और फिर एक एमरजेंसी SOS की भी ट्वीट है, ये 19 अगस्त 2023 की है, जहाँ पर वो अपने घर और फैक्ट्री पर हुए जो क्रैकडाउन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ये भी एक काफ़ी तवील ट्वीट है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से अगस्त 19 की ये ट्वीट है, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की असल वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से ताल्लुकी ना करना और पार्टी के साथ खड़े रहना है। उसके अलावा भी उन्होंने फिर मजीद बात की है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम ट्वीट्स के बाद बिल्कुल एक फ्लैशबैक, हम पुरानी ट्वीट्स में जा रहे थे और उसके फ़ौरन कट टू टुडे, जब हम उनके कल के गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इन तमाम अहवाल पर बात करेंगे कि ये इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कहा जाए या वाक़तन उस्मान डार साहब को ये तमाम चीज़ें रियलाइज़ 9 मई को हो गई थी, लेकिन उन्होंने इनका खुलकर इजहार नहीं किया और वो वाक़तन इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे और सोच विचार कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इंशाल्लाह आज अपने प्रोग्राम में ज़रूर उठाएंगे। और PTI चेयरमैन की सालगिरह भी है आज, और उस्मान डार साहब ने उनको जो गिफ्ट दिया है उनको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल ऐसा सुनने में आया है कि ऐसे गिफ्ट देने के लिए PTI के और भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो कतार लगाकर खड़े हैं। क्या वाक़तन ऐसा है, इसके ऊपर भी बात रहेगी। और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए नाजरीन एवरीबडी इज़ गेयर्ड अप। 4 ममालिक का दौरा भी करने वाले हैं नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान आने से पहले
तो क्या द स्टेज इज़ ऑल सेट, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करूँगी, बट जो यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ बड़ा एक दिलचस्प पैनल है उसका रुख फाइन मैं अभी, बल्कि इनफैक्ट अभी हम लोग फ़ौरन इसके ऊपर आते हैं। फैसल वाडा साहब हमारे साथ हैं नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर, एंड आई कॉल हिम द विजिट ऑफ ऑस क्योंकि आपकी बड़ी सारी बातें सच होती हैं। वेलकम फैसल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आबिद ज़ुबैरी साहब नाज़रीन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे मामलात में काउंसिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तमाम तरह गलत कह रही हैं, मैं किसी केस में आप अब काउंसिल नहीं है। अच्छा, यू नो मोर द काउंसिल। मैं नो मोर नहीं, मैं कभी नहीं था, कभी भी नहीं थे। ओके, माय अपॉलॉजीज देयर। ठीक है, तो बट ही इज़ द प्रेसिडेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेरी वार्म वेलकम आबिद साहब। और नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बड़ी सारी बातें साबिक पीटीआई हुकूमत में भी बतौर इंसाइडर जानते रहे। आपको भी बहुत खुशामदीद चंद साहब। फैसल वाडा साहब, बात का मैं आगाज़ आपसे करती हूँ। आपके व्यू में कौन कौन अब सामने आने वाला है? एतराफ़ी बयानात आने वाले हैं या ये सिर्फ अफवाह है आपके व्यू में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, उस्मान डार मेरा कॉलीग भी रह चुका है, दोस्त भी है, और मेरे ख्याल से डर की वजह से इतना टाइम लिया गया बहुत सारे लोगों ने, और फाइनली जो काम 9 मई को हुआ तो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। आपने शोदा की शहादतों का तमस्कर उड़ाया, जिसके ऊपर आपके पास कोई ज़बान नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपने आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर तबाही मचाई, वो भी दुश्मन का काम था। इसकी माफ़ी तो कोई है नहीं और ना कोई जस्टिफिकेशन है। अब जिन्होंने जो इस चीज़ का हिस्सा थे अब वो डर गए हैं, बन तो गए, जोश में हो गए, और जोश में आप होश खो बैठते हैं। और लीडर को मैं हमेशा कहता हूँ कि उस हद तक लीडर को फॉलो करें जिस हद तक, जैसे लीडर उठा के आपको बिन में फेंक दिया, जैसे उन्होंने लाताल्लुकी कर ली कि जो 10,000 आदमी बंद है, जो रूपोश है, जो ख्वार हो रहा है, उनसे उन्होंने सबसे लाताल्लुकी कर दी। तो इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब भी रियलाइज़ कर गए हैं मेरे ख्याल से, वो भी जल्द आने वाले हैं, फ़ारूक हबीब साहब भी है, और दीगर भी आते रहेंगे। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये कि जो जिन भूत और मुक्कल और ख़ास जो थे वो अभी तक तो कुछ जिन भूत कर नहीं सके हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि जिन भूत और मुक्कलों का जो पुराना अपना जिन है वो सब जिनों को बंद करके एक खुशबे में फेंकने वाला है। अच्छा, बहुत जल्द। अच्छा, तो वो भी कौम देखेगी। लीडर ऑफ जिनका इनका पुराना जिन होगा उस जिन मुवक्किल के अंदर। देखिए, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन बिद्दत और शिर्क जो है ना, आप मज़ारों के ऊपर फातिहा ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सर अल्लाह के आगे झुका सकते हैं। बेशक। तो जब आप उस हद तक चले जाएं और इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ से एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जिसकी वजह से आदमी आसमान से खड़ा हुआ ज़मीन पे गिरता है। बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल। कुदरत का जो निज़ाम है वो अभी आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें भी देखेंगी। नंबर 3 ये कि देखिए जी, हमारे साथ प्रॉब्लम ये अब जा रही है कि इमरान खान साहब ने तो सारे काम कर दिए, गोली उनसे चलवा दी, चल गई, लेकिन बंदूक उन्होंने चलाई है, सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल इन दी एंड। अब जो आप फौज के साथ बुग्ज और जो सब तमस्कर आप करते रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को हम कैसे भूल जाए कि उन्होंने तैयारा अगवा किया, उसमें एक आर्मी चीफ को इंडिया उतारने की कोशिश की, नीचे एक पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगाने की कोशिश। वो कहते हैं वो तो बहुत एक इल्जाम लगाया था उन पे तबकी एस्टैब्लिशमेंट ने फंसाने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ईंट सेंट बजाने वालों को भी देख लें। चंद साहब की पार्टी है आज, मेरे तो दोस्त है बहुत करीबी, हमारी पीटीआई के अंदर भी थे, और जब जा रहे थे तो मैं बहुत खफा भी था कि जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, छोड़ के, आपको अच्छा फेस हम सबको बहुत अफसोस हुआ था कि उनको रोका नहीं गया उस तरह से जैसे चाहिए था। अब आप मुझे बताएं कि अगर कौम ने ये डिसाइड कर लिया है कि 18 थर्ड क्लास एक्सपायर्ड घटिया चोर बेईमान लीडर्स एक्सपायर्ड की जमहूरी लाशें लेके जमहूरियत के नाम पे वापस उनको आजमाना है, और अपने बच्चों को पीरों के पास और जजों के पास रेप करवाने और कत्ल करवाने, और गटर का ढक्कन ना हो, उसमें वो मर जाएं, बारिश हो तो तार से मर जाएं बच्चे, स्कूल उनके पास ना हो, दवाई ना हो, लाइट ना हो, किराया ना हो, अगर कौम ने अपने आप को इस जगह तक लेके आना है तो फिर ये कौम की मर्जी है। बतौर मजमूई आप आवाज उठा रहे हैं तमाम सियासी अभी तक के। मैं तो मोना साहब वो बात कर रहा हूं जो अभी तक मैं पाकिस्तान में किसी की बात से सुन रहा। सो आई एम द ऑपोजिशन एट द मोमेंट, द ओनली ऑपोजिशन, एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग एवरीबॉडी। और मैं तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपको जमहूरियत बहुत पसंद है, आपको बहुत जमहूरियत पसंद है। जमहूरियत का एक दफा 13, 14, 17 महीने का फिर मजा लेने आप आ रहे हैं, ले लें आप बिल्कुल, लेकिन आप जमहूरी पार्टियों में से जमहूरी अच्छे लोग भी तो दिखा सकते हैं ना। आप टाइप लोगों को क्यों नहीं आने दे सकते? जैसे शायद खाकान साहब भी तो कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नालायक, अब आप कह रहे हैं कि हम इन लीडरों की गुलामी करें जो खुद खड़े नहीं हो सकते, केकड़े की तरह चलते हैं, आंख से फोन नहीं खोल सकते, आउटडेटेड हैं, ऑब्सोलीट हैं, भूल जाते हैं,
चल नहीं सकते, 6 आदमी उठा के खड़ा है, उनको आप कह रहे हैं हम मुल्क चलाएं। हाँ। और फिर आप कह रहे हैं उनकी नालायक औलाद भी हम पे रूल करे, तो फिर हम गोरों की गुलामी करते हैं। वैसे बड़ा दिलचस्प मामला है, मैं ये आगे लेकर जाती हूँ कि क्या एक बहुत एक ग्रैंड लेवल पर रिवैम्पिंग की जरूरत है। आबिद जुबैरी साहब, यू हैड अ स्माइल सर ऑन योर फेस, तो इस पे तो ये बताइएगा कि लीगली स्पीकिंग हम जिस बयान की बात कर रहे हैं उसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि अब ये फैसल वाडवा साहब ने, भाई हैं हमारे, इन्होंने बात की कि अवाम ऐसे लोगों को चुनना चाहती है। मैं समझता हूँ जो अलग आने वाला इलेक्शन होगा वो अवाम नहीं चुनेगी जो हम पे मुसल्लत किए जाएंगे लोग। तो ये मैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो सब मेजॉरिटी जो पार्टी जो मकबूल पार्टी है वो शायद हिस्सा नहीं ले सके, उसके ऐसे लोग आके बातें करेंगे। अब सॉफ्टवेयर अपडेट एक नई हमारी यहाँ इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि जी अभी भी कहा गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट, आपने खुद उनकी ट्वीट्स दिखाई, तो अगर इस आदमी ने ये ट्वीट्स की कि वहाँ पहुँचो और जाके ये करो वो करो, आज वो दूध का धुला बैठ गया आके। यही आप आज उसने कह दिया कि जी उस आदमी ने 9 मई को एक इमरान खान साहब ने ये कराया था, ये इसकी बयान की कोई वैल्यू नहीं है, लीगली कोई वैल्यू नहीं है। और देखें अब लीगली तो वैल्यू है नहीं है, वो नेचुरली नहीं है। दूसरी लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसके अंदर ये है कि इन्होंने जो बयान दिया ये देखना होगा ये कितने देर गायब रहे, कहाँ रहे, किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। अब ये सारी चीज़ें अब होंगी। वो कहते हैं मैं अपनी मर्जी से नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए आज मेरी बड़ी इज्जत हुई है इनकी वालदा की। मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट में था, मैं उनकी टीवी पर उनकी वालदा का आ रहा था, उन्होंने कहा वो अलग होगा लेकिन मैं उसमें चलूंगी। उनकी वालदा से पूछे ना, आप उनको बुलाएं कि क्या वो एग्री करती हैं अपने इस बेटे की जो उसने आज स्टेटमेंट दिया किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ। इतनी हिम्मत थी तो पहले देता है ना, 9 मई के बाद आज आके 9 दिए। जब इस पे इल्ज़ाम लगा था, मुझे याद है टीवी में इमरान खान ने किसी बंदे को बुलाया था, मुझे याद नहीं, उसको बिठा के इसकी सच्चाई की शहादत दी गई। अच्छा, ये आप सर ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, लेट्स ब्रिंग इट ऑन द रिकॉर्ड कि आप कह रहे थे कि बहुत इनको डिफेंड किया था। देख लीजिए वो टीवी में आप लोगों के पास तो हर चीज़ मौजूद होती है, क्योंकि आपके यहाँ कोई कहते तो आप फौरन पिछला सुना देती हैं कि आपने पहले ये कहा था। तो आप ये देख लीजिए इनसे। अभी आप कह रहे हैं को बड़ा आउट ऑफ द वे जाके खान साहब ने सपोर्ट किया था। कोई इल्जाम था कि करप्शन वगैरह का, तो इनको डिफेंड किया था। सही किया था नहीं किया तो उनकी मर्जी है, वो जवाब दें उसका। लेकिन हमने तो टीवी पे देखा, हम चीज़ें टीवी पे ही देखते हैं। लेकिन लीगली ये कहा कि अब देखें मेरा खुद एक क्लास फेलो है बचपन का, HSN कॉलेज का, मोहसिन लगारी, ये जानते होंगे, इनके साथ मैंने भी रहे हैं, तो वो इतना शरीफ, बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप देखिए उसका फोन आया मुझे कि उसके बेटे को डाले में उठा के ले गए और उससे कहा जा रहा है कि जी आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मुझे नहीं पता, वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसको किया या नहीं किया, लेकिन ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ। अगर इस मुल्क में ये हो रहा है कि आपके बीवी बच्चों को, हो सकता है डार साहब, देखें इंसान अल्लाह ने कमजोर बनाया है, मुझे नहीं पता उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह से हुआ, क्या किया, उनसे कहा गया कि ये कहोगे तो हम छुटेंगे। तो अब जितने लोग गायब हैं आप देखिएगा एक मुतवातिर इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो आके कहते हैं कि जी सब उसने किया। अगर किया है अदालत में साबित करो, साबित करें, ठीक है। और अदालत तो शहादतें मांगती है ना। इन योर व्यू ये बिलीवेबल नहीं है, मतलब पूरी बात का अगर सच है तो अदालत में साबित करें। और दूसरी बात, देखिए प्रोसिक्यूशन पे ही बर्डन होता है ना, उनको साबित करना होता है किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया है। तो आप लाएं से, जिस तरह के केसेस बन रहे हैं वो आप भी जानते हैं। आज बंदा रिलीज होता है, परवेज इलाही साहब देखें, बुजुर्ग आदमी है, आज एक रिलीज होते हैं, अगले और उनको बाहर से उनको अरेस्ट हो जाते हैं। क्या रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स वगैरह सबके, तो जहाँ जो हो रहा है हम लोग सब बैठ के आपके यहाँ बातें कर रहे हैं। और ये अब देखें कल तक ये एक हुकूमत का हिस्सा थे। आज जो बात पूरी साल सुप्रीम कोर्ट बार कहती रही कि देखिए अगर आपने पंजाब के इलेक्शन पे आपने आइन और कानून का साथ ना दिया तो कल नेशनल इलेक्शन भी डिले होगा। और आज देखिए यही हो रहा है। चंद साहब, आप हमेशा एक वो रहनुमा रहे हैं किसी भी जमात में कि आपने सही बात की है विदाउट रियली केयरिंग के आपके पार्टी से क्या मौक़िफ़ आ रहा है। बड़ा गुनहगार सा बंदा हूँ मैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्रोग्राम में आपने दावत दी। प्लेजर सर। देखें, 2 चीज़ें हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मुल्क में बड़े सालों से हुई है। बदकिस्मती से आप 85 से देख लें, गैर जमाती इलेक्शन से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो। सही बात है। इसका तसलसल आज तक रुका नहीं, यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। और अगर आपने इसी तरह इंजीनियर्ड सियासतदान पैदा करने हैं, आगे लाने हैं, एक प्रोजेक्ट बनाया फिर उसको डिमोलिश किया, नया बनाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या इलेक्शन, क्या पार्लियामान, क्या जमहूरियत। वाडा साहब मेरे भाई हैं, मैं इनके इज्जत करता हूँ, लेकिन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी को सिर्फ सियासतदानों की तो नहीं है। ये भी हकीकत है कि हमारी पार्टियों में कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है, ये मैं बात मानता हूँ।
लेकिन इस मुल्क में ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया, इस मुल्क के लिए सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के एहतसाब हुआ सियासतदानों का हुआ, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ वर्करों ने कोड़े, इसी सियालकोट से पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कोड़े खाए हैं। तलत जाफरी नामी और आसफ बाट बड़े बड़े वर्कर हैं हमारे। इसी सियालकोट से बड़े बड़े लोग जेलों में गए, कई यहाँ तक लापता है। ANP के लोग शहादत, बिल्कुल उस पार्टी ने भी बहुत साहब बड़े लोगों ने शहादत, MKM के लोगों ने, बहुत सारे हर पार्टी के लोगों ने, नून लीग में भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया। लेकिन देखना है कि हमने मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। फैसल साहब की बात ठीक है कि हम, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम रखना है, अगर आपने, आप सदारती निज़ाम का भी आपने मज़ा चखा है, आमरीत का मज़ा भी आपने चखा है, अगर आपने पार्लियामान, हर दफा वैसे ये कहते तो हैं कि निज़ाम बदलने वाला है और अभी ये निज़ाम नहीं देखें, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूबों की हमारी सूरत हाल है, जितनी कौमें आबाद हैं, पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क को आगे लेके चल सकता है, इकट्ठा रख सकता है। वैसे चंद साहब, ये आपने की कैंडिड गुफ्तगू, कैंडिड बात में ये भी है कि एक हम लोग बिलावल साहब की भी बात इसी तनाजुर में पहले सुन रहे थे कि हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर हों, आपकी जमात से कई लोगों ने उस वक्त कहा था। तो अभी आबिद साहब ने भी एक बात की तरफ निशानदेही की कि उस वक्त You seem to be quite comfortable with the powers that be. देखिए कंफर्टेबल, देखिए बिलावल साहब ने तो PDM सारी असम्बलियों से रिजाइन करना चाहती थी। बिलावल साहब ने कहा ये तरीका ठीक नहीं है पार्लियामान को गिराने का, और साबित किया कि आईनी तरीका से एक वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जा सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और फिर उसकी हुकूमत चलाना मजबूरी भी थी, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, लोग मर्जी का आर्मी चीफ मांग रहे थे, मर्जी के DGI मांग रहे थे, मर्जी की सारे ISPR के सारे अपनी मीडिया स्ट्रेटेजी लोग चलाने के आदी थे, ये सारी काम थे, आपको तब्दील करना था वो सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में अब लेवल प्लेइंग फील्ड हम मांग रहे हैं, को अपने लिए तो नहीं मांग रहे कि पीपल पार्टी के लिए, सिर्फ हम सारी जमातों के लिए मांग रहे हैं, कुछ सारे शोबा जिंदगी के लिए। हम जान सकें चंद साहब, किस पॉइंट से आपको लगता है कि जरा खटपट हो गई, या ये जो एक अच्छी अलाइनमेंट थी आउट हो गई थोड़ी? मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, खटपट का मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राउंड पे मुझे पता है कि नून लीग बड़ी लाडली जमात है इस वक्त। अच्छा, नून लीग बड़ी कंफर्टेबल है, लाडली है इस सिस्टम के साथ, इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा है। पीपल्स पार्टी से वो लाड नहीं दिखाया? नहीं, पीपल्स पार्टी तो कब लाड हुआ? मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में लाड नहीं देखा। हुकूमत में भी थे तो लॉन्ग मार्च बुला ली जाती, लेकिन लाड हुआ नहीं। इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में जो हमारे ऊपर एक रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, जिसमें हम भी शामिल थे, हमारी शहीद कायद भी शामिल थी, लेकिन जरदारी साहब को हम सारे कहते थे ना जज बहाल करें, वो कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियर जज है, ये जुडिशरी की बाली नहीं है, ये अपनी बाली चाहता है। हुई, वक्त ने साबित किया। तो मेरे ख्याल में आप हमें आगे चलना चाहिए, मेरे ख्याल में आप आगे चलना चाहिए और रूल ऑफ लॉ की तरफ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अच्छा, वैसे काफी लोग ये वाली बातें कर रहे हैं, आप सबसे भी जानते हैं, जैसे शाहिद खाकान साहब भी कह रहे हैं भाई नई जमात चाहिए, उन्होंने आपके एक हैं मुस्तफ़ा साहब उनके पास, एक अपने वाले उनके मिफ्ता साहब हैं, तो वाडा साहब यही चीज़ क्या मुल्क को अभी दरकार है आगे बढ़ने के लिए? और आपका एक बयान ये भी गर्दिश कर रहा है कि नून लीग को भी लग पता जाएगा उनके साथ होगा क्या। चंद साहब तो कह रहे हैं वो बहुत फेवरेट हैं, लाडले हैं। देखिए जी, लाडलों की फहरिस्त और लाडलों का हाल भी देखा गया है, और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। वैसे तो 21 तारीख उन्होंने चुनी है, मेरी तारीख पैदाइश है, मेरे तो अच्छा दिन है, उनके लिए मेरे ख्याल से मुनासिब दिन नहीं है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, अल्लाह मेरी बात को पक्का रखे और सही साबित हो, कि इस बार देखिए जी, ये जो अक्टूबर और नवंबर है ना, ये सितम का महीना है, ठीक है जी, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए अच्छी होनी है। ये जो लड़ियों की तरह साथ जुड़ जाते हैं, PDM बन जाती है, फिर इलेक्शन के टाइम पर टूट जाते हैं, फिर इलेक्शन के बाद पेट फाड़ते हैं, फिर इलेक्शन के बाद वापस मिल जाएंगे और मिलते रहे हैं। प्रॉब्लम सारा है कि देखिए जी, मुझे आइन, कानून और जमहूरियत से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना आइन, ना कानून, ना जमहूरियत, ना किसी बच्चे को एजुकेशन दे रही है, ना गरीब को रोटी दे रही है, ना माँ बाप को दवाई दे रही है, ना अस्पताल दे रही है, ना बिजली दे रही है, ना रेंट दे रही है। डॉलर नीचे होने से गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, पेट्रोल कम होने से गरीब पेट्रोल कहाँ से डालेगा वो, ठीक है जी। लेकिन आमनीयत भी जैसे कह रहे थे ना चंद साहब, वो भी हम देख चुके हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की कि देखिए, आपको जमहूरी जनाजे का मज़ा लेना है तो आप जमहूरी जनाजों में से नए लोग जमहूरियत पार्टियों में से ले आए, अनाड़ी होंगे, चोर नहीं होंगे, बेईमान नहीं होंगे, हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत किसी को भेज नहीं दिया जाएगा बांध के जहाज से,
फिर ले नहीं आया जाएगा, एक को जेल दिया डाल दिया जाएगा, दूसरे को ले आएंगे, दूसरे को वापस कर देंगे। ये अगर आपने इस बार जमहूरियत चकनी है तो ये 12, 13, 14 महीने की जमहूरियत है। अलग अलग जवाहरात लेके एक नए ये सारे नगीने लेके एक पार्टी बनाई जाए और एक नया हार पिरोया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इंजीनियरिंग नहीं, पीपल्स पार्टी से अगर आप चंद साहब जैसे आदमी को ले आते हैं, किसको प्रॉब्लम है? अली मोहम्मद खान है, किसको प्रॉब्लम है आदमी से? मुस्तफा है, किसको प्रॉब्लम है? ठीक है, ये सारे जमहूरी लोग हैं ना। ये शायद खाकान तो कर रहे हैं ना ये वाले काम। शायद खाकान अब्बासी साहब तो देखिए वक्त हाल और वक्त ज़रूरत बदल गए। उन्होंने तो तोशा खाना की बात को भी बड़ी डिटेल से कह दिया कि मेरी कुर्सी को मिला था, और वो जो जस्टिफाई करते रहे चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि पुराने जो टूटे फूटी चीज़ें हैं ना, अब उनको आप जिधर उनको होना चाहिए स्टोर रूम के भी बिन के अंदर होना चाहिए। उनको वहीं रखें। हाँ। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वैसे उनको भी कोई मैं बहुत ज़्यादा, अब वो जो बात करें वो आपको पता है क्या रीजंस हैं और क्या वजूहात हैं, आपको सारी पता ही है। देखिए प्रॉब्लम ये कि हमें अल्लाह ताला ने दो चीज़ें इस बार मुल्क के अंदर दी है। एक ईमानदार हाफिज़ कुरान से पसलार दिया है, उसका जादू की छड़ी तो है नहीं। वो सब डॉलर भी नीचे ला रहा है, स्मगलिंग भी रोक रहा है, शुगर भी नीचे ला रहा है, सब चीज़ें नीचे ला रहा है। कैसे ला रहा है? अपनी जेब नहीं भर रहा। दूसरी तरफ उनको भी हर मुमकिन कोशिश से रोका गया दुनियावी तौर पे। डिवाइन हेल्प आई, वो अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए। चीफ जस्टिस साहब भी जो है फायद ईसा साहब, वो दलेर बोल्ड आदमी है, उनको भी दुनियावी तौर पे रोका गया। वो अगर आप नेचर को अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने दो आदमियों को ऐसी कुर्सी पे मनसब पे बिठाया है, तो सिमत हमें ठीक होती हुई नजर आ रही है, फाउंडेशन डल रही है। और आपका ये व्यू है कि अगर सियासतदान इसमें अपने करने वाला काम करें और ये इन तरह की मैं आपसे कह रहा हूं चीजों में ना पड़े। आपने फाउंडेशन बहुत अच्छी डाल दी, ठीक हो गया। आप फाउंडेशन का आपने वही कीचड़ की छतें डाल दी। पुरानी जो थर्ड क्लास 18 पार्टियां उनकी लीडर है। ठीक है जी, मुझे आप मोना साहबा एक चीज बता दें, आप मुशादा तजुर्बेकार हैं, एजुकेटेड हैं, मुझे आप माशाल्लाह आजकल विज़र्ड हैं। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि 35-40 साल के अंदर आपको इन जमहूरी लीडरों ने पाकिस्तान को 3 चीजें क्या दी? नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर 164 का सो कॉल्ड कन्फेशनल बयान बहुत बड़ा तूफान माना जाता है। 164 में मफरूर होते हैं सागडार साहब, इश्तिहारी होते हैं, 5 साल रहते हैं, एक रात आते हैं, केस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल करते हैं, तीसरे दिन वजीर खजाना बनते हैं। ये उनको कौन ये सारी वजीर खजाना बनते हैं, कर्जे लेते हैं, सारे टेलर मेड केसेस माफ करवाते हैं, अगली फ्लाइट से जाते हैं और फिर आने की तैयारी करते हैं। तो ना तो इस बात वेरी फेयर, आपकी बात ठीक है कि कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा केस असली है, कौन सा नकली है। और चीज मैं आपको, लेकिन ये करता कौन है ये भी तो। मोना साहब उस पे भी आता हूं। एक और चीज ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो जलसियां हो रही हैं, जो 5 लाख का क्लेम किया जा रहा है, जहां 500 लोग भी नहीं है नून लीग के या पीडीएम के, मेरा सवाल आपसे ये कि वो उनकी शक्लें दिखा रहे हैं कैमरा, अवाम की शक्ल नहीं दिखा रहा। अवाम 3 में है, आप खड़ी हैं, मैं खड़ा हूं, कोई खड़ा है नहीं खड़ा, जलसे में अटेंडीज कौन है, कितने लोग आए हुए हैं, ठीक है, सही हो गया, वजह सवाल है। ब्रेक के बाद नाजरीन जरूरी बहस है और इसको फैसिलिटेट कौन करता है इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल वाडा साहब ने बहुत सारे अहम नुकात हैं जो भी उठाए हैं, बट आबिद जुबैरी साहब, एक अच्छा सिपह सलार आ गया है, एक अच्छा चीफ जस्टिस आ गया है, उनके रास्ते रोकने के लिए बड़ी कोशिश की साबिक पीटीआई हुकूमत ने, लेकिन हुआ वही जो अल्लाह को मंजूर था। तो अब मुल्क इनके तवस्सुत से किस अच्छी सिमत में जा सकता है जिस सिमत की बार बार निशानदेही वाडा साहब कर रहे हैं? देखिए, पता नहीं आप लोग थे उधर जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया हमारे चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, सारी दुनिया जानती है, हम एज अ वकील तो जानते थे कि रेफरेंस कहाँ से बन के आया था उनके खिलाफ। ये कहना कि हुकूमत ने साइन उन लोगों के ज़रूर थे, नेचुरली दे आर द पीपल, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है यही आइन का तकाजा है, लेकिन बना कहाँ था सब लोग जानते हैं। तो आज कह देना कि जी नहीं। और दूसरी बात है, सिपह सलार देखें, जिसके अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है वो आ जाता है। अच्छे सिपह सलार हैं, बिल्कुल होंगे सर, और अच्छी बात है, हमें ऐसे हाफिज़ कुरान हमारे सिपह सलार हैं और वक्त भी बताएगा कि क्या होता है। लेकिन देखिए, मैं बिलीव करता हूँ हम लोग एज डेमोक्रेटिक लोग ये सब बैठे हुए इधर, ये तो असेंबलीज़ के हिस्से भी रहे हैं, उसके अंदर आपका जो मेन इशू ये होता है कि जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इट इज़ द राइट ऑफ द गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री और समथिंग
कि वो किसको अपॉइंट करे, किसको नहीं अपॉइंट करे। बाज़ सीनियर्स होते हैं, हमने यहाँ इस मुल्क में जूनियर ऑफिसर्स को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए देखा, ख़ासतौर पे ज़ियाउल हक साहब की एग्जाम्पल है, और मुख्तलिफ लोग आप देखिए जो सीनियर्स को सुपरसीड करके बुला के बुलाया। हाँ। तो ये डिपेंड करता है, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या क्या होता है। तो ये अगर एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, जो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, उसकी उससे मुशावरत से होता है। और हमारे यहाँ आइन के अंदर तरीक़ाकार दिया हुआ है कौन सा आदमी एक सिपह सलार को अपॉइंट कर सकता है। इनफैक्ट आबिद साहब ये इजाज़त दीजिएगा, चंद साहब ने एक जुमला कहा था अपने पिछले कमेंट में। उन्होंने कहा था कि एक मकबूल पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा हुआ है और वो हिस्सा नहीं ले सकते। आपकी रीडिंग भी यही है कि वो मकबूल पार्टी बाहर है? इन्होंने कहा, मैंने नहीं, आपने नहीं कहा, उन्होंने कहा। फिर आपकी बात, मैं जो बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ मकबूल पार्टी तो होगी, आप इलेक्शन फेयर कराएं ना, ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन होता है। तो ये हम देखिए, हम तो वोटर लोग हैं ना, हमने तो कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। ये आपके बैठे हुए हैं, ये तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और हमारे लेजिस्लेटर्स रहे हैं, बहुत मशहूर लेजिस्लेटर्स रहे हैं। तो देखिए, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ये हमारा आइन कहता है जी। देखिए, आइन और कानून की बात होती है कि लोग स्कूल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो यही प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक और बात पे कमेंट करते हैं, टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शन। फेयर, हमारा सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन अगस्त से लगी हुई, आज तक नहीं लगी। हमने कहा 90 दिन में होने चाहिए। कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन, लेकिन इस मुल्क में किसी पे जूं भी नहीं रेंग रही। आई थिंक पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब जो हैं वो इस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि इलेक्शन नवंबर में होना चाहिए। लोग कहते हैं जनवरी में होगा, फिर जनवरी में सर्दियाँ हो जाएंगी। तो आखिर जब हमारी शहादत हुई शहीद बीबी की तो फरवरी में इलेक्शन हुए थे, वो दिसंबर में शहादत हुई और फरवरी में इलेक्शन। नहीं जी बिल्कुल, जनवरी में होने थे, वो डिले हुए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई था कि चले वो तो मुल्क का जो हाल था उसकी वजह, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के जमाने में पास हुई ना, 18वीं तरमीम। तो उसके अंदर उसको कवर दिया गया उस 37 दिन के डिले को। आर्टिकल है 270 बी उसके अंदर। देखिए, इलेक्शन ईरान इराक की 8 साल तक जंग होती रही, कभी ईरान में इलेक्शन डिले नहीं हुए। इससे ज्यादा आदमी के साथ क्या हो सकता है? ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये सब बहाने होते हैं कि जी जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, ये चीजें नहीं होती डिलिमिटेशन को बेसिस बना के। अच्छा आबिद साहब, ये भी जाहिर है, इस पे भी कमेंट आएगा कि जो एक हालत के ऊपर चेयरमैन पीटीआई की उनके जो काउंसिल्स हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जान को खतरा है। अब ये सारी ना, ये भी एक वो बातें हैं कि हमें दोबारा सुनने में आ रही हैं और ये बार बार रिसर्फेस होती हैं। नवाज शरीफ साहब भी जब जेल में थे, इसी एप्रीहेंशन के तहत फिर वो बाहर गए। देखिए आप देखिए, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, आर्टिकल आप लोग ज़्यादा उससे अफेक्टेड हैं, और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है 19 हमारे यहाँ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब देखिए, आपके टीवी पे मैं तो शायद नाम ले देता हूँ, आप लोग तो नाम भी नहीं ले सकते। एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड थे, अब तो खैर डिस्क्वालीफाइड हैं वो एक लॉ में। आप उनके स्टिकर्स नहीं चल सकते, उनका कोई इंटरव्यू नहीं आ सकता, उसको देख नहीं सकते, वो जब से अरेस्ट हुए हैं वो गायब हैं। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? देखिए, आप अगर आदमी ने गलत काम किया, 9 मई का बहुत हम लोग ने सब ने कंडेम किया था जो 9 मई को हुआ, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, जो लोग उसमें करते और उनको आईन और कानून के हिसाब से उसका ट्रायल होना चाहिए। उस पर अगर वो पाए गए मुलविस पाए के है ना, एक कहते हैं कि इस तरह का वाकया तो पहले कभी तारीख में नहीं हुआ, तो इस वजह से 1971 तो ना भूले ना, हमारा मुल्क 1971 से गुजरा है। मैं समझता हूं 71 से भी बुरा वाकया हुआ, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था। जितनी बुरी मिसालें आप डेमोक्रेसी के लिए या इस सिस्टम के लिए देना चाहें, मिल जाती होती हैं। पिछले दौर में खान साहब के दौर में जरदारी साहब का इंटरव्यू ऑफ एयर कर दिया था अहमद मीर वाला। तो खान साहब कहते थे कि ये लोग सजा याफ्ता हैं, ये टीवी पे क्यों आ रहे हैं, इनका नाम क्यों लिया जाता है? तो अब इस वक्त कहें तो खान साहब भी सजा याफ्ता ना, तो ये प्रेसिडेंट मौजूद है। इंटरेस्टिंग सही है। ये प्रेसिडेंट खान साहब खुद अपनी कैबिनेट में, लेकिन आप भी माशाल्लाह बड़े वेल वर्स्ड और साथ एक और बात, साथ DGISPR को बिठा कर ये बात करते थे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस हद तक होती थी, इस हद तक होती अब देखें रह की बात, अब इस चीज को मैं कहता हूँ जो गलत बातें माजी में भी हुई है ना जी, हमें अब उनकी मिसाल अच्छे तरीके से, उनसे हमें अच्छाई की तरफ कैसे जाना है, उन मिसालों से। हमें गुड गवर्नेंस की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ कहाँ पे जाना है। अब सिर्फ तो यहाँ तो आप कहें कि हम इन्हीं सियासतदानों ने सियासत करनी है, अवाम का हक है। एक एहतसाब है जो आप अदालतों के जरिए आप कर रहे हैं, नैब के जरिए, जो मैं समझता हूँ कभी इस मुल्क में फेयर नहीं हुआ। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे हुआ है, वैसे कभी फेयर नहीं हुआ। एहतसाब होता है जो अक्रॉस द बोर्ड हो, सारी क्लासेस का हो, सारी एलीट क्लास का हो, बिजनेसमैन का, वो एहतसाब होता है। सिर्फ आप एक सियासतदान को पकड़ें, उसको ड्राई क्लीन करें, दूसरे को पकड़ें, उसको ड्राई क्लीन, ये कोई एहतसाब नहीं होता। ये तो टोपी ड्रामा है। पीटीआई उनकी तरफ से यही बात आ रही है कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर
बारिश वो क्या गिर नहीं रही है? देखिए मैं समझता हूँ उनके ऊपर इसलिए प्रॉब्लम है कि वो पॉलिटिकल आइसोलेशन में है। अच्छा, उनको सियासत के ऊपर यकीन ही नहीं था। उनको यकीन था अपनी बैसाखियों के ऊपर, वो बैसाखियां हट गई। अब एक दफा तो बिल्डिंग कोलैप्स होनी थी, अब नई बिल्डिंग उनकी पॉलिटिकल बनेगी। अब जो कुंदन हो के लोग आएंगे, अब वो पार्टी बन रही है। अच्छा, अब वो पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। जो कुंदन होके आएंगे, जो बचेंगे, वो ठीक सियासत करेंगे, अदरवाइज फारग हो जाएंगे। तो ये इस भट्टी से सियासत को भट्टी से होके वो सोना मेरे ख्याल में हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, ठीक है ये भट्टी गलत है, अच्छा, मैं इस भट्टी को अप्रिशिएट नहीं करता, करेक्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। डेमोक्रेसी को अगर आपने लाना है तो इलेक्शन इशू नहीं है। अच्छा, इलेक्शन इशू नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इशू है। टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शन इशू नहीं है जुबैर साहब, पूछ रही हैं आपसे टाइम का इशू। टाइम अभी देखिए, मैं ऐसा भी तो जनवरी से आगे नहीं जाने चाहिए इलेक्शन, लेकिन आपकी पार्टी का व्यू है कि नवंबर में होना चाहिए। हल्का बंदियों का अब इन्होंने कह दिया है, हल्का बंदियों का अब ये कहते हैं जी हमें टाइम पीरियड 3-4 महीने, मैक्सिमम जनवरी से आगे अगर जाता है तो फिर इसमें बदली थी। आइन तो टूट गया ना, 90 दिन मींस 90 दिन, ये नहीं हो सकता कि फरवरी में चला, मार्च में चला जाए। बयान तो है नहीं हमारे पास अभी, लेकिन बिलावल साहब ने बहुत गुस्से वाली स्पीच बिल्कुल एग्री करता हूं। 90 डेज का वो टाइम गुजर गया। नहीं गुजरा सर, आप करना चाहें करें, आप नहीं सर, अभी 90 डेज में तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। आप उसका 54 दिन को कम करें, जो आपका शेड्यूल होता है 90 डे कॉन्स्टिट्यूशन। आज की डेट अगर इलेक्शन अनाउंस हो भी जाए तो 90 डेज में तो नहीं हो सकते सर। डेट की बात नहीं है, डेट आप दें, बाकी आप उससे करें। देखें डेट देनी चाहिए, ये मैं एग्री करता हूं। डेट दें, ये मैं नवंबर की डेट दें, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को डीलिमिटेशन के लिए आगे जा सकता है इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जो सबसे आइन को तोड़ने में सबसे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर 90 दिन टाइम दे, वो जो कानून के अंदर 54 डेज का उसको 30 डेज कर दें। इस करने के लिए होता है नियत होनी चाहिए। आइन को मान, आइन टूट चुका है, आइन फिर टूट रहा। अगर ये आज कह रहे हैं चंद साहब या बैठ के कि जनवरी से आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट चंद साहब, आप आइन के बरखिलाफ भी बात नहीं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता आइन के खिलाफ बात करने की। ये जनवरी अगर आप कहें, देखिए जो उनका पीरियड है, हमारी पार्टी का एक बड़ा वाजिया मौकफ है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया हल्का बंदियों का, उस शेड्यूल के मुताबिक गालबन अच्छा, उसके ऊपर भी वैसे जाहिर है काफी बात है कि वो शेड्यूल की जो अप्रूवल है वो आई थी। आपका पीपल्स पार्टी कहते हैं कि आपको लगता था कि हो जाएगा बर वक्त। खैर हल्का देखिए, सीटें अगर सूबों में चेंज नहीं होनी थी, सीटें तो बड़ी या कम नहीं हुई, तो हल्का बंदियों की जरूरत नहीं थी। और हल्का बंदियां भी जो हुई हैं, इस पे हमें तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे याद है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए हो रही है, हल्का बदियां भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए हो रही हैं। बहुत ही अहम बात आपने की है। मैं वाडा साहब की तरफ आती हूँ इस बात पे, और इलेक्ट टाइमलीनेस के हवाले से हम तो बात कर रहे हैं, बट वाडा साहब का क्या व्यू है? आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन। वाडा साहब, दो मासूमाना सवालात आपसे। नवाज शरीफ साहब के वेलकम के लिए कितने लोग आ रहे हैं? और नंबर 2 ये कि असद उमर साहब के हवाले से भी हम सुन रहे थे कि वो साइफर केस में उनको जो बचत मिली है वो कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत मिली है, वो वादा माफ गवाह बने हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़, आई अंडरस्टैंड योर कंपल्शंस, आप नहीं एक्सक्यूज मी टीवी को बता पा रही पब्लिक को कि जब कल अपने हल्के में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जमहूरियत लीडर जब पहुँचे हैं, तो उनको उन गालियों से इस्तकबाल उनका किया है कि वो गालियाँ आप टीवी पे और अपने व्हाट्सएप पे भी नहीं देख सकते। तो कौम इधर तक तो आ गई है। बिरयानी की प्लेट, मोटरसाइकिल देने के बावजूद भी अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप वाटर टेस्टिंग अगर आप चेक कर लें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, इंसान ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए में, करना वो ये जो अल्लाह ने करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप आइन की बात कर रहा था, चंद मेरा भाई है, हम बहुत कैबिनेट में भी लड़ते रहे। तो आइन के ऊपर शब खून तो तब आपने मारा जब आपने 2 सूबों की हुकूमत को आगे जाने दे दिया, और अभी जब आप सेंसस के ऊपर बैठे और आपने उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ कह दिया, तो आप किस आइन की बात कर रहे हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ चंद साहब को कि ये जो बुसीदा घटिया 3rd क्लास लीडर्स हैं, इनको आप निकाल दें। इनमें से अच्छे लोग ले आए जो अपनी बात, ये तो वक्त ज़रूरत अपनी बात करते हैं, वक्त ज़रूरत अपनी चीज़ें चेंज कर देते हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, आपने शब खून भी आप मारते हैं, वक्त अब आप मुझे बताएं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आप क्वेश्चन में कैसे नहीं लाएंगे? राजा रियाज साहब जो नवाज शरीफ साहब के लिए क्या क्या
बोलते थे वो अपोजिशन लीडर बन गए। आपके साबिक पीटीआई के दोस्त बहुत खुश होंगे, आप तमाम जो इस वक्त बात कर रहे हैं उनके दिल की बात है। मैं दिल की बात कर रहा हूं, मैं पीटीआई समेत सबकी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि वो भी राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर से देखते हैं, आज वो नून लीग के कारकुन बन गए और वो क्या कुछ बोलते रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए देखिए मैं 9 मई से पहले 12 महीने पहले निकाला गया। अल्लाह का एहसान है, मेरी माँ बाप की दुआ थी, ना मैं हाथ उठा के आया, ना मैं मजम्मत करने आया, मैं हक पे खड़ा था। मैंने कहा था आप पे गोलियां चलेगी। अरशद शरीफ मेरा दोस्त जो है, हम सबका एक बड़ा आदमी का कत्ल हुआ, गरीब बच्चियां मरी, रिपोर्टर मरी, हम क्या कर रहे थे? चीफ को रोक दे रहे थे बनने से और दूसरे खास को लाना चाहते थे। ये जमहूरियत थी हमारी, हम भी डिक्टेटरशिप ही कर रहे थे। तो मैं पीटीआई समेत सारी 18 पार्टियों को कहता हूं कि इनके घटिया निजाम को खुदाफिज करें कौम। सही है, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें मोना साहिबा, प्लीज बताएं आप कौम को कि जो इस्तकबाल गलियों में 200-250 लोगों का रहा है, वो गालियां दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियां कि उसके बाद आदमी घर जाके सो नहीं सकता। वो एक ऑन एयर हम नहीं चला पाएंगे, वो हाँ वो कंटेम्पचुअस बात है, ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लमैटिक है। चंद साहब, सरगोदा से कितने लोग जा रहे हैं और आबिद ज़ुबैरी साहब से आई हैव द लास्ट वर्ड। मैं ये जो वाडा साहब एक तो सियासतदानों के बारे में कह रहे हैं घटिया और बसीदा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैं इससे देखिए लीडरशिप ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है गलतियां भी हुई हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानियां भी दी। पार्टी की लीडरशिप की बात का मियां साहब ने भी कुर्बानी दी, आप देखें उनके साथ भी ज्यादती हुई, और भी पॉलिटिकल जमातों के एनपी के लोग शहीद हुए हैं, बड़े मैंगल साहब की फैमिली ने कुर्बानियां दी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ने कुर्बानियां दी हैं। अब ये अब मेरा मोहतरम है, मैं इससे ज़्यादा इसको तलखी नहीं कर सकता, इसकी जगह कोई और होता तो मैं बड़ा डिटेल जवाब देता। लेकिन तो आप जो कह रहे थे वो जो अब मैं रह गई बात, आपने कहा लोग जाने की। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग की लाडला होने के बावजूद मकबूलियत बहुत डाउन है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको बसेस नहीं देगी, बिरयानियां नहीं देगी तो लोग सारी उनकी पंजाब में पूरी नून लीग की डीसी पुलिस नकवी साहब बहुत क्लोज थे जरदारी साहब से एट वन पॉइंट इन टाइम। नहीं, हम आज भी उनके क्लोज है, वो हमारे क्लोज नहीं है। अच्छा, वो उल्टा है हिसाब है। इलेक्शन कमीशन वन वे ट्रैफिक है, नोटिस क्यों नहीं ले रही है? वन वे मोहब्बत है। योर लास्ट वर्ड प्लीज ऑन दिस, ऑन द मैटर। आप इस पे however that you would like to close it, legally speaking नवाज शरीफ साहब कंफर्टेबल हो गए? ये तो जो यहाँ पावर्स टू बी जो मैटर करती हैं वो उनसे पूछा जाए कि अगर वो आ रहे हैं तो ज़रूर आई एम श्योर कोई ऐसा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लीगल रीडिंग में तो देखिए एक उनको एक सज़ा याफ्ता हैं, वो जेल से गए थे, एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गए थे, 4 हफ्ते के लिए गए थे, वो इश्तिहारी हैं, ठीक है, एब्सकॉन्डर जिसे कहते हैं। तो आप ये देखना होगा, बात वहाँ क्लियर होगी जब वो आएंगे नवाज शरीफ साहब, अगर वो अरेस्ट नहीं होते और उनको किसी कोई फॉर्म में, जबकि बेल प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती है एक जो आदमी जिसको सजा हो सकती है लीगली, लेकिन अगर उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। और ये वेरी फेयर, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। तमाम 3 हज़रात का बहुत शुक्रिया जिनके साथ हमने बहुत आज एंगेजिंग आज डिबेट की है। आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।